Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू सुपर 30 क्लासेस। एज यू नो हमारी 10th क्लास की क्लासेस चल रही थी, 10th की इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही थी और इकोनॉमिक्स में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड प्लानिंग वो कंप्लीट हो चुका था। और उस फर्स्ट चैप्टर में हमने इकोनॉमिक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उन बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखा था कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली होती क्या है और उसके कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, और उसके बाद हमने प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर जो आज जो है हमारी क्लास में हमारा जो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूनिक ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो हमारा सेकंड चैप्टर है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूनिक ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूनिक ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है क्या। तो देखिए, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज वेरी मिजरेबल। देखो, अगर आप जब एंशियंट टाइम की बात करें, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, हम एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के टाइम, तो उस समय जो है उस टाइम जो है इंडिया में जो कॉलोनियल सिस्टम था, है ना। और वहाँ पर इंडिया में जो पावर था वो सारा किसके हाथ में था? ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो इन्होंने क्या किया, यहाँ का जो एग्रीकल्चर जो सिस्टम था वो एग्रीकल्चर सिस्टम्स इन ब्रिटिशर्स के कारण पूरा ख़त्म हो चुका था। हमारी जो एग्रीकल्चर है, हमारी जो खेती है वो पूरी ख़त्म हो चुकी थी। हमारे जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री जो थी, छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ जो थी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो लोग घरों में बैठकर काम किया करते थे, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। क्लियर। तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, है ना, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ब्रिटिशर्स से जब इंडिपेंडेंट हुआ, तो उस समय हमारी जो कंडीशन थी इंडियन इकोनॉमी की, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत ख़राब थी। दैट वॉज वेरी मिजरेबल कंडीशन एट दैट टाइम। क्लियर। In colonial period, the Britishers ruined Indian economy and caused a significant damage to Indian agriculture, industry and trade. और उस टाइम जब कॉलोनियल जो पीरियड था, जब ब्रिटिशर जो थे, जो किंग जो थे, वो किंगशिप जो था, जो पूरा पावर जो था किसी कंट्री को हैंडल करने का, वो पूरा पावर ब्रिटिशर्स के पास था। और इन ब्रिटिशर्स ने मिलकर क्या कर दिया, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी, उस इंडियन इकोनॉमी के जो एग्रीकल्चर सिस्टम था, एग्रीकल्चर था, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो थी, हमारे जो ट्रेड सिस्टम था, उस सभी को क्या कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया। दे ruined all these things. Clear? The most important challenge towards Indian economy was to proceed on the path of development. तो उस समय, उस टाइम जो है, जब हम जब इंडिपेंडेंट हो चुके थे, ब्रिटिशर्स जब इंडिया से जा रहे थे, दैट हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज जो था हमारी कंट्री के सामने, हमारी इकोनॉमी के सामने, तो सबसे बड़ा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज जो था वो यही था कि इंडियन इकोनॉमी वाज टू प्रोसीड ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसको डेवलपमेंट के पथ पर ले जाना। उसको कहाँ ले जाना? डेवलपमेंट के पथ पर। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब ये ब्रिटिशर्स आए तो आपने सुना होगा कि इंडिया जो है पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, है ना। आपने सुना होगा ये बात, एक पोएम भी पढ़ी होगी हिंदी में से ही। तो एक्चुअली ये एक बिल्कुल सही बात थी। लेकिन जब ब्रिटिशर जब गए इंडिया से, ये जो अंग्रेज जब इंडिया से गए, तो भारत में जितना भी खजाना था, जितना भी जो रिसोर्सेज जो थे भारत की, इंडिया के जितने भी मिनरल्स थे, है ना, प्रीशियस जो मेटल्स थे, उन सभी को अपने साथ लेकर चले गए। जितना भी खजाना था सारा लूटकर अंग्रेज अपने साथ ले जा चुके थे। क्लियर। तो एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, जब 1947 की बात करें, तो इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल जो कंडीशन है इंडियन इकोनॉमी की बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। क्योंकि हमारे पास जो जितना पैसा था, जितनी भी जो हमारे पास मनी थी, जितना भी रिसोर्सेज था, वो सारा अंग्रेज ले जा चुके। क्लियर। तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था उस समय कि इंडियन इकोनॉमी को डेवलपमेंट के पथ पर ले जाना, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको डेवलप करना। रीज़न क्या था? क्योंकि इकोनॉमी जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इकोनॉमी पूरी तरह से रियून हो चुकी थी, पूरी तरह इकोनॉमी खत्म हो चुकी थी। क्लियर। तो एट प्रेजेंट टाइम इंडियन इकोनॉमी इज मिस्ड इकोनॉमी। अब देखें कि उस टाइम जब हम 1947 की बात कर रहे हैं, तो 1947 के समय इंडियन इकोनॉमी जो थी बिल्कुल बैकवर्ड इकोनॉमी थी, बिल्कुल अनडेवलप्ड इकोनॉमी थी। क्योंकि उस समय हमारा जो डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उस समय इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इंडिया वाज अ वेरी पुअर कंट्री एट दैट टाइम। इंडिया जो है उस समय बहुत ही पुअर कंट्री थी, है ना। तो एक्चुअली देखा जाएगा डेवलपमेंट के लेवल के अकॉर्डिंग, तो जो कंट्रीज जो होती है, डिफरेंट जो नेशंस होते हैं, उनको डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। देखो, बात को ध्यान से सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि जो डेवलपमेंट के बेसिस पर जो कंट्री है, डिफरेंट जो नेशन है वर्ल्ड में, उन सभी नेशंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। और फर्स्ट जो होता है वो कहलाता है अंडर डेवलप्ड कंट्री। क्या कहलाती है? अंडर डेवलप्ड। दैट मीन्स जो बैकवर्ड कंट्री होती है, जिसका डेवलपमेंट नहीं हुआ हो, वो सारी जो कंट्रीज होगी वो कौन सी कैटेगरी में आती है? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आती है। क्लियर। दैट मीन्स उसको हम बैकवर्ड कैटेगरी भी कह सकते हैं। क्लियर। फर्स्ट तो ये कैटेगरी होगी। सेकंड कैटेगरी की अगर बात करें तो सेकंड कहलाती है डेवलपिंग। क्या कहलाती है? सेकंड डेवलपिंग कैटेगरी। अब डेवलपिंग कंट्रीज वो कंट्री होती है जो पहले अंडर डेवलप्ड थी। पहले कैसी थी? अंडर डेवलप्ड, बट वो धीरे धीरे क्या कर रही है, उनमें वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है।
और जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो वहाँ पर कंटिन्यू है। दैट मीन्स ऐसी कंट्री जो पहले अंडर डेवलप थी, अब वहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वहाँ पर कंटिन्यू चल रही है। तो ऐसी कंट्रीज जो है उनको डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैटेगरी में माना जाता है। क्लियर। और एक जो कैटेगरी है नेक्स्ट, मैंने कहा आपको कि डेवलपमेंट के बेसिस पर जो कंट्रीज होती है उन कंट्रीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट अंडर डेवलप्ड और बैकवर्ड, सेकंड डेवलपिंग कंट्रीज, और थर्ड आती है डेवलप्ड कंट्री। यानी ऐसी कंट्री जहाँ पर डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है, वो सबसे जो डेवलपमेंट के हाईएस्ट लेवल पर जो होती है उसको कहा जाता है डेवलप्ड कंट्री। क्लियर। अब अगर बैकवर्ड कंट्री की बात करें तो उसमें वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर डेवलपमेंट का लेवल बहुत बैक होगा, है ना, सारी चीज़ें जो है फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाएगी, तो वो तो होती है बैकवर्ड कैटेगरी। फिर बात आती है डेवलपिंग की, है ना, और एक आती है डेवलप्ड की। तो जो बड़ी बड़ी जो कंट्री है जैसे अमेरिका है, रसिया है, तो ये जापान है, ये सारी कंट्रीज जो है इनको डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेवलप्ड कंट्री। तो मैंने आपको एक बात यहाँ पर बिल्कुल बेसिक चीज़ बताई है, बेसिक फैक्ट बताया है कि डेवलपमेंट के बेसिस पर जो कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट बैकवर्ड कैटेगरी और अंडर डेवलप्ड कैटेगरी, सेकेंड डेवलपिंग कैटेगरी, एंड थर्ड मैंने आपको बताई डेवलप्ड कैटेगरी। क्लियर। The at present time Indian economy is a mixed economy of underdeveloped economy and developing economy। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, है ना, मैंने सबसे पहले आपको 1947 के टाइम की बात बताई। तो 1947 के टाइम इंडिया की जो इकोनॉमी थी, हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी? अंडर डेवलप्ड थी, बिल्कुल अगर माना जाए तो बैकवर्ड इकोनॉमी थी। और इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, ब्रिटिशर्स के कारण। क्या रीज़न था? ब्रिटिशर्स जो आए उनके कारण हमारी इकोनॉमी जो थी कैसे चली के हो चुकी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी हो चुकी थी। क्लियर। बट अगर एट प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हमारी प्रेजेंट टाइम की जो इकोनॉमी है वो कुछ उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है जो शो करती है कि हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी। देखो बात को ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको कि इंडियन इकोनॉमी जो है एक मिक्स टाइप की इकोनॉमी है। और मिक्सचर किसका है? फर्स्ट मिक्सचर जो है अंडर डेवलप्ड कंट्री का। कौन सा? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का। एंड सेकेंड मिक्सचर है डेवलपिंग इकोनॉमी का। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इसको क्यों कहते हैं कि कुछ यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है हमारी कंट्री में, उनके कारण हमारी कंट्री को अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहा जाता है। हमारी कंट्री को क्या कहा जाता है? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। और बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे भी हैं, है ना, कुछ फैक्ट हमारी कंट्री में ऐसे भी है, उनके बेसिस पर हमारी कंट्री को हम डेवलपिंग इकोनॉमी भी कह सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की इकोनॉमी कौन सी कैटेगरी में है, तो इंडिया की इकोनॉमी जो है मिक्स्ड कैटेगरी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। और मिक्सचर किसका है? तो ध्यान रखिए, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। क्लियर हो चुका है आपका? मैंने आपको डेवलपमेंट के बेसिस पर कंट्री का जो क्लासिफिकेशन है वो समझाया, और उसके बाद इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में बात की, और मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब मिक्स्ड क्यों है उसका रीज़न मैंने बताया कि इंडिया की इकोनॉमी में कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, है ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो शो करती है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है बैकवर्ड है, और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है जो शो करती है कि इंडिया की इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है। क्लियर। तो we can say Indian economy is underdeveloped economy, and we can also say Indian economy is also a developing economy. Clear? देखें नेक्स्ट देखें, पर कैपिटा इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड शोज द डेवलपमेंट लेवल ऑफ अ कंट्री। जैसा कि आपको पता है, हमने इससे जो फर्स्ट जो हमने क्लास ली थी इकोनॉमिक्स की, जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड प्लानिंग का जो चैप्टर पढ़ा था हमने, उस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि हम नेशनल इनकम के बेसिस पर डिफरेंट नेशंस के डेवलपमेंट के लेवल को चेक कर रहे थे। हमने जब नेशनल इनकम पढ़ी थी तो हमने देखा था कि हम नेशनल इनकम के बेसिस पर डिफरेंट नेशंस को क्या कर रहे थे? कंपेयर कर रहे थे। जब हमारे पास जो नेशनल इनकम का जो डाटा आया वो थोड़ा सा उसमें गलत आने लगा, डाटा में कुछ मिस्टेक्स आने लगी, तो हमने नेशनल इनकम को छोड़ दिया और उसको रिप्लेस करके हम वहाँ पर कैपिटा इनकम का यूज़ करने लगे। और पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर हम वहाँ क्या करने लगे? डिफरेंट नेशंस का जो है कंपेरिजन करने लगे। पहले नेशनल इनकम के थ्रू कंपेरिजन होता था, हमने ये सारी बातें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, है ना। पहले जो कंपैरिजन होता था वो नेशनल इनकम के बेसिस पर होता था, बाद में हमने कंपैरिजन किया वो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर किया। क्लियर। और उसके बाद भी अगर देखा जाए पर कैपिटा इनकम की बात, तो हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के लेवल के स्टैंडर्ड पर, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का जो लेवल था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाई थी, उसके बेसिस पर भी हम क्या करने लगे? उसके बाद कंपैरिजन करने लगे। हमने 3 कंपैरिजन देखे, 3 कैटेगरीज देखी। फर्स्ट कैटेगरी जो हम कंपैरिजन कर रहे थे तो नेशनल इनकम के बेसिस पर कंपैरिजन हो रहा था। क्लियर। सेकंड, हमने नेशनल पर कैपिटा इनकम को इन्वेंट किया, और आफ्टर दैट हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यूज़ किया। क्लियर। तो पर कैपिटा इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड शोज द डेवलपमेंट लेवल ऑफ अ कंट्री। यानी अगर किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम आपको पता है ना, या फिर वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड पता है कि वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, तो उसके बेसिस पर आप वहाँ उस कंट्री के जो डेवलपमेंट लेवल है, उस कंट्री के डेवलपमेंट लेवल को फाइंड आउट कर सकते हैं, डेवलपमेंट लेवल को
कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड शोज द बैकवर्डनेस ऑफ इन इकोनॉमी। अब सोचिए कि किसी कंट्री की अगर पर कैपिटा इनकम का लेवल जो है वो लो होगा या वहाँ का उस कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड अगर लो होगा तो आप क्या कहेंगे कि वो कंट्री कैसी होगी? मैंने आपको पहले भी 3 कैटेगरीज डिवाइड करके बताई। एक तो अंडर डेवलप्ड कंट्री जिसको हम बैकवर्ड कहते हैं, एक डेवलपिंग कंट्री और एक मैंने आपको बताया था डेवलप्ड कंट्री। क्लियर? ये 3 कैटेगरीज है। अब मैं आपसे कहूँ कि किसी कंट्री की अगर पर कैपिटा इनकम भी लो है, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड भी लो है, दैट मीन्स वहाँ की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसका स्टैंडर्ड भी बिल्कुल लो आ रहा है। क्लियर? तो वो इकोनॉमी जो है वो कैसी होगी? एक बैकवर्ड इकोनॉमी होगी। क्लियर? कैसी होगी? एक बैकवर्ड इकोनॉमी। तो सेम कंडीशन हमारे इंडिया में भी पाई जाती है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम भी कम है, अदर कंट्री से अगर कंपेयर करें तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो है वो भी कम है। हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी कम है। इसलिए इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको एक बैकवर्ड इकोनॉमी भी कह सकते हैं। क्लियर? Excessive dependency on agriculture, absolute technology of production, unemployment, high population growth rate, etc. are main characteristics of backwardness of an economy. एक इकोनॉमी बैकवर्डनेस, हम जो कह रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो एक बैकवर्ड इकोनॉमी है। अभी मैंने आपसे बोला था कि इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, और मिक्स किसका है? तो मैंने कहा एक तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का, दैट मीन्स बैकवर्ड इकोनॉमी का, और सेकंड मैंने बताया आपको डेवलप्ड इकोनॉमी का, सॉरी डेवलपिंग इकोनॉमी। क्लियर? तो इंडिया की इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में मैंने कहा कि इंडिया की इकोनॉमी जो है एक बैकवर्ड इकोनॉमी है। उसकी रीज़न क्या है कि एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। ये हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो कंट्री है, यहाँ की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड। किस पर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर। तो अगर किसी कंट्री में एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर होगी, एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी, या जो टेक्नोलॉजी है या जो टेक्निक्स है हमारी प्रोडक्शन की, अगर वो पुरानी हुई, और यहाँ उस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा हो, और उस कंट्री में अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर ज़्यादा हो, तो ऑब्वियसली वो कंट्री क्या होगी? एक बैकवर्ड इकोनॉमी होगी। वो कंट्री कैसी होगी? एक बैकवर्ड कंट्री होगी। क्लियर? रीज़न क्या है? एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, फर्स्ट रीजन। सेकंड, एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट। एंड फोर्थ मैंने आपको बताया हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। और ये जो चारों फैक्टर्स जो मैंने अभी डिस्कस किए हमने कि फर्स्ट एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, ये हमारे इंडिया में पाई जाती है। सेकंड, एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, हमारे इंडिया में भी पाया जाता है। हमारी जो टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन की वो बहुत पुरानी है। अगर हम अदर कंट्री से आज भी कंपेयर करें, हम एक 4G मोबाइल फ़ोन की बात करें, हम टेक्नोलॉजी के मामले में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, हम जो नेटवर्क यूज़ करते हैं वो हमारा 4G है। क्लियर? हम 4G तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर अदर कंट्रीज़ की बात करें, आप अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, रशिया की बात करें, वहाँ पर 5G एंड 6G टेक्नोलॉजी चल रही है। क्लियर? तो आप खुद देख सकते हैं, आप खुद जो है इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के मामले में कितना पीछे हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं, है ना, टेक्नोलॉजी वाले, एग्रीकल्चर वाले, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाले, अनएम्प्लॉयमेंट वाले, इन फैक्टर्स के बेसिस पर जो हमारी इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी को हम क्या कह सकते हैं? बैकवर्ड इकोनॉमी भी कह सकते हैं, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी भी कह सकते हैं। क्लियर? दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट्स इन आवर इंडियन इकोनॉमी। और ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी में प्रेजेंट है, हमारी इंडियन इकोनॉमी में पाई जाती है। इसलिए इंडियन इकोनॉमी कैसी हुई? इकोनॉमी एक बैकवर्ड इकोनॉमी हुई। कैसी इकोनॉमी हो गई? बैकवर्ड इकोनॉमी। और इसी इंडियन इकोनॉमी को हम, अगर कोई इकोनॉमी अगर बैकवर्ड इकोनॉमी है तो उस बैकवर्ड इकोनॉमी को हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? बैकवर्ड इकोनॉमी और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अब जो है हम टॉपिक पर आते हैं, और हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। देखो मैंने आपको पहले भी बताया, जब स्लाइड स्टार्ट की थी, जब चैप्टर स्टार्ट किया था, तभी मैंने आपको कहा कि इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। और ये मिक्स किसका है? किसका मिक्सचर है? तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट मैंने कहा था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। और अंडर डेवलप्ड क्यों है? हम इंडिया की इकोनॉमी को अंडर डेवलप्ड और बैकवर्ड क्यों कहते हैं, उसका रीज़न मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है? तो जो इंडिया की इकोनॉमी, जो एक तो मैंने आपको बताया अंडर डेवलप्ड है, और अगर सेकंड अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमी डेवलपिंग फॉर्म में भी है। तो दोनों जो है, एक तो फर्स्ट अंडर डेवलप्ड और सेकंड है डेवलपिंग। इन दोनों की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किन के बेसिस पर, किन फैक्टर्स के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो शो करते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसी है? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। इंडिया की इकोनॉमी एक बैकवर्ड इकोनॉमी। फर्स्ट फैक्टर की अगर बात करें तो देखिए, फर्स्ट फैक्टर है लो पर कैपिटा इनकम। फर्स्ट फैक्टर आपका क्या है? लो पर कैपिटा इनकम। देखिए आप, पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो इन इंडिया, दैट शोज द बैकवर्डनेस ऑफ इकोनॉमी। जब हमने नेशनल इनकम पढ़ी, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, है ना, हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रखे, तो हमने देखा था इनका यूज़ हम कहाँ कर रहे थे? जो डिफरेंट नेशंस है वर्ल्ड के, उन नेशंस के डेवलपमेंट लेवल को कंपेयर करने के लिए हम पर कैपिटा इनकम
उनके कंपैरिजन करने के लिए हम नेशनल इनकम का यूज़ कर रहे थे, है ना। अब जिस कंट्री की अगर पर कैपिटा इनकम कम होगी, पर कैपिटा इनकम का जो है ना लेवल है वो लो होगा, दैट मीन्स वो कंट्री कैसी होगी, डेवलप नहीं होगी, वो अंडर डेवलप कंट्री होगी। तो सेम कंडीशन जो है, सेम सिचुएशन जो है हमारी इंडिया की इकोनॉमी में भी प्रेजेंट है। तो पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी लो इन इंडिया, हमारी इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत लो है। दैट शोज द बैकवर्डनेस ऑफ अवर इकोनॉमी, जो हमें क्या शो करती है, हमारी इकोनॉमी के बैकवर्डनेस को शो करती है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अब कौन कौन से डेटा है जो कहते हैं कि हमारी पर कैपिटा इनकम का जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है वो बहुत लो है। तो देखें कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इन 2015, हम वर्ल्ड बैंक के 2015 के जो डेटा है उनके बारे में बात कर रहे हैं। इन 2015 पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया वाज $1,590। अगर 2015 की बात करें तो 2015 के अकॉर्डिंग जो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी उसका डेटा अगर बात करें तो वो है $1,590। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी थी, $1,590। एंड और कंट्री स्टूड एट 117th प्लेस इन द वर्ल्ड, और हमारी कंट्री जो है, जितने भी नेशन है वर्ल्ड में, उन सारे नेशन में हमारी कंट्री की जो रैंक थी, है ना, पर कैपिटा इनकम के कंटेक्स्ट में इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है, 170। कितनी रैंक आई, 170 प्लेस इन द वर्ल्ड, दैट इज लेस इज कंपेयर्ड टू नेबरिंग कंट्रीज सच एज चाइना एंड श्रीलंका। अगर हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है जैसे चाइना और श्रीलंका की भी बात करें तो चाइना और श्रीलंका भी हमारे से इस कंटेक्स्ट में पर कैपिटा इनकम के लेवल में, उनका लेवल जो अगर देखा जाए इंडिया के कंपैरिजन में चाइना और श्रीलंका का लेवल देखे तो वहाँ के जो पीपल है, वहाँ के पीपल जो पॉपुलेशन है, उनकी पर कैपिटा इनकम भी इंडिया से ज़्यादा है। क्या है, इंडिया से ज़्यादा। और जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम इंडिया किसी अदर कंट्री से ज़्यादा होगी, है ना, तो उस कंट्री को हम डेवलप्ड कंट्री कहेंगे, है ना। और जिसकी पर कैपिटा इनकम कम होगी, जिसकी पर कैपिटा इनकम का लेवल अगर लो होगा, तो उस कंट्री को हम क्या कहेंगे, बैकवर्ड इकोनॉमी कहेंगे। उस इकोनॉमी को हम क्या कह सकते हैं, अंडर डेवलप इकोनॉमी कह सकते हैं। और ये हमारे डाटा बोलते हैं, जो डाटा है वो सामने बता रहे हैं, एकदम क्लियर बात है। और डाटा किसने बताया, तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इन 2015, वर्ल्ड बैंक की जो लिस्ट आई थी, जो डाटा आए 2015 में, उसके अकॉर्डिंग कहा कि जो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है, $1,590। क्लियर। और इंडिया की अगर पर कैपिटा इनकम के कंटेक्स्ट में अगर रैंक देखी जाए तो रैंक भी कितनी है, ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारी जो रैंक है 170 है। कौन सी है, 170। क्लियर। और 170 के अगर कंटेक्स्ट में भी और अगर डीपली बात करें तो हमारी जो नेबरिंग कंट्री है, माना श्रीलंका है, चाइना है, वो भी इंडिया से इस मामले में आगे है और इंडिया एक बैकवर्ड इकोनॉमी है। क्लियर। तो फर्स्ट जो टॉपिक था हमने देखा कि वाई वी कैन से इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। हम इंडिया की इकोनॉमी को अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी क्यों कहते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया की इकोनॉमी को क्या बताते हैं, अंडर डेवलप्ड और बैकवर्ड इकोनॉमी बताते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर हमने बात की, डिस्कस किया, लो पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो फैक्टर है, नेक्स्ट जो है उस फैक्टर के बारे में। और नेक्स्ट फैक्टर है आपका लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है इंडिया का, फर्स्ट तो पर कैपिटा इनकम भी लो है, और सेकंड है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी कैसा है, लो है। देखें, इस लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन्स ऑल्सो रिमेन्स एट लो लेवल। देखो, अगर किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम लो है ना, वहाँ की इनकम, जो वहाँ के जो पीपल है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ के जो सिटीजन्स है, यदि अगर किसी कंट्री में जो सिटीजन है, जो वहाँ के जो लोकल पीपल है, उनकी अगर पर कैपिटा इनकम कम होगी तो ऑब्वियसली आप सोच ले उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होगा। क्लियर है बात। अगर उनकी इनकम ही कम है तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी कैसा होगा, लो होगा। क्लियर। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमने देखा, फर्स्ट फैक्टर को जो देखा, उस फर्स्ट फैक्टर को आपको सेकंड फैक्टर के साथ ऐड कर देखना है। उस फर्स्ट फैक्टर को सेकंड फैक्टर के साथ ऐड करके ही आप समझ सकेंगे, अदरवाइज आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। क्लियर। देखें, नेक्स्ट देखें, एजुकेशन एंड हेल्थ आर द टू मोस्ट इंडिकेटर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। अब जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो लिविंग स्टैंडर्ड शो कैसे होता है, तो लिविंग स्टैंडर्ड को मेजर करने के लिए जब हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ी थी, उसमें भी हमने 3 फैक्टर्स को इंक्लूड किया था। उसमें 2 फैक्टर तो आपके सामने हैं, 2 फैक्टर्स, फर्स्ट एजुकेशन एंड सेकंड हेल्थ। हमने देखा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब पढ़ी हमने, HDI जब पढ़ी तो हमने देखा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो बनाई जाती है उसमें 2 फैक्टर्स लिए जाते हैं, 3 फैक्टर्स लिए जाते हैं, जिसमें से 2 फैक्टर्स जो है आपके सामने हैं। फर्स्ट जो है वो होता है एजुकेशन एंड सेकेंड हेल्थ। अब सोचें कि अगर किसी कंट्री में वहाँ की कंट्री के जो पीपल जो है, वहाँ के जो लोकल सिटीजन्स हैं, उनकी अगर इनकम का लेवल अगर लो है तो ऑब्वियसली वहाँ का एजुकेशन लेवल भी कैसा होगा, लो होगा। क्लियर। और अगर एजुकेशन लेवल लो है तो वहाँ का हेल्थ सिस्टम भी, जो हेल्थ स्टैंडर्ड है वो भी कैसा होगा, लो होगा। तो एजुकेशन एंड हेल्थ जो है
ये दोनों मिलकर किसको शो करते हैं? लिविंग स्टैंडर्ड को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? लिविंग स्टैंडर्ड को। क्लियर? तो ध्यान रखें, एजुकेशन एंड हेल्थ आर द टू मोस्ट इंडिकेटर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। ये किसको शो करेंगे? एजुकेशन एंड हेल्थ लिविंग स्टैंडर्ड को शो करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, इन देयर एब्सेंस इनकम बिकम यूजलेस। अब अगर किसी कंट्री में इनकम तो बहुत सारी है, बहुत एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं सिर्फ, कि इनकम किसी कंट्री में बहुत है, बहुत पैसा है, बट वहाँ पर एजुकेशन नहीं है, वहाँ पर हेल्थ सर्विसेज नहीं है, प्रॉपर हेल्थ जो फैसिलिटीज़ है वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको नहीं मिल पाती है, प्रॉपर एजुकेशन वहाँ के सिटीजन्स को नहीं मिल पाती है, तो आप सोचिए वो पैसा किस काम, वो पैसा किस काम का? दैट मनी वाज यूजलेस। जो मनी है वो कंप्लीटली क्या होगी? यूजलेस होगी। क्लियर? देखिए नेक्स्ट बात करें, द लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज़ वेरी लो। इंडिया में हमारा जो एजुकेशन का लेवल है वो भी बहुत लो है। अकॉर्डिंग टू 2011, अगर बात करें 2011 की सेंसस 2011 का जो सेंसस सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो लिटरेसी रेट इन इंडिया वाज 74.04%। अगर हम एजुकेशन के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर हमने देखा कि लिविंग स्टैंडर्ड देखा, और लिविंग स्टैंडर्ड को मेजर करने के लिए 2 फैक्टर्स हैं हमारे सामने। फर्स्ट फैक्टर एजुकेशन एंड सेकंड इज हेल्थ। तो अगर बात करें एजुकेशन के कंटेक्स्ट में, एजुकेशन के बारे में बात करें तो इंडिया का जो अगर सेंसस सर्वे हुआ था 2011, उस सेंसस सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वो लिटरेसी रेट कितनी थी? 74.04%। कितनी थी? 74.04%। अगर इस डेटा को अगर ध्यान से देखें, है ना, 74.04% को अगर आप ध्यान से देखें तो 1/4 पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज इलिटरेट, है ना। ये इंडिया के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया का जो 1/3 पार्ट है हमारी पॉपुलेशन का, वो आज तक कैसा है? इलिटरेट है। वो एजुकेटेड नहीं है, उनको किसी प्रकार की एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई। तो इस कारण ये जो एजुकेशन का जो लो स्टैंडर्ड है ना, ये लिविंग का जो लो स्टैंडर्ड है, जो पर कैपिटा इनकम का जो लो स्टैंडर्ड है, उसके कारण हमारी इंडिया की इकोनॉमी जो है उस इकोनॉमी को कैसा कहा जाता है? बैकवर्ड इकोनॉमी, और हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी भी कह सकते हैं। क्लियर हो चुका होगा आपका। नेक्स्ट देखें आगे। नेक्स्ट देखें, हमने सबसे पहले एजुकेशन की बात कर ली, लिविंग स्टैंडर्ड में हमने एजुकेशन की बात की। सेकंड हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में, कि हेल्थ के अकॉर्डिंग भी हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैसे बैकवर्ड है। तो देखिए, लेवल ऑफ हेल्थ कैन बी मेजर्ड थ्रू द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ। अगर आपको हेल्थ स्टैंडर्ड चेक करना है किसी कंट्री का, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको मेजर करने के लिए, उसको मेजर करने का एक ही फॉर्मूला है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ। यानी बच्चे का जब जन्म होता है, जब उसका जन्म होता है तो उस टाइम उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट है उसके अकॉर्डिंग हम उस कंट्री का हेल्थ स्टैंडर्ड मेजर करते हैं। क्लियर? देखें, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक इन द ईयर 2014 द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ वाज 68 ईयर्स इन इंडिया। अगर हम इंडिया की कंटेक्स्ट में बात करें, इंडिया में बात करें, तो इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो एवरेज जो लाइफ है एक ह्यूमन बींग की, देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मीनिंग क्या है वो बता रहा हूँ, कि जब उसका बर्थ होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चा बॉर्न होता है, तो उस टाइम उसकी जो एवरेज एज होती है वो कितनी हो सकती है? वो एवरेज उसका जो लाइफ स्पैन है वो कितना होगा? तो इंडिया में जो है, जब वर्ल्ड बैंक ने इसको मेज़र किया था, है ना, 2014 में, तो उस टाइम इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, जो एक एवरेज एज होती है ह्यूमन बींग की, वो कितने आएंगी? 68 ईयर्स इन इंडिया। कितने आई थी? 68 ईयर्स। लो लेवल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। अब देखो, हमने देखा कि हमारा हेल्थ का लेवल भी कैसा है? लो है। और हमने इससे पहले देखा कि हमारा एजुकेशन का लेवल भी कैसा है? लो है। द लो लेवल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेट द अंडर डेवलप्ड फॉर्म ऑफ इंडियन इकोनॉमी और बैकवर्डनेस ऑफ इकोनॉमी। अगर आपका एजुकेशन लेवल लो है, अगर किसी कंट्री का हेल्थ लेवल लो है, तो वो किसको शो करेगा? इकोनॉमी के बैकवर्डनेस को शो करेगा। क्लियर? तो हमने यहाँ पर देखा 2 फैक्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें शो करते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है कैसी है? बैकवर्ड इकोनॉमी। फर्स्ट फैक्टर हमने देखा लो पर कैपिटा इनकम, सेकंड फैक्टर देखा लो लिविंग स्टैंडर्ड। लो लिविंग स्टैंडर्ड को मेजर करने के लिए 2 फैक्टर्स हमने बताए, और फर्स्ट एजुकेशन क्लियर कर दिया, और सेकंड देखा हेल्थ। और एजुकेशन और हेल्थ की अगर बात करें तो दोनों का लेवल कैसा है? लो है। इसलिए हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो कैसी होगी? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। इसी कारण हमारी इंडियन इकोनॉमी जो वो है बैकवर्ड इकोनॉमी। क्लियर? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट प्रॉब्लम इंडिया की, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखें, नेक्स्ट फैक्टर देखें, तो नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट हमारे क्या है? अ प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। अब प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी क्या होती है? तो देखें, अब पॉवर्टी इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन इज अनेबल टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन होती है, पॉवर्टी क्या होगी? एक ऐसी कंडीशन होगी जिस कंडीशन में अ पर्सन इज अनेबल टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। ह्यूमन बींग जो है अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाता है। देखिए, ये पॉवर्टी की डेफिनेशन है कि पॉवर्टी एक्चुअली कहते किसको है ना। तो पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन होती है, ह्यूमन बींग की एक ऐसी कंडीशन होती है पॉवर्टी, जिसमें ह्यूमन बींग क्या है कि अपने जो बेसिक नीड्स है, और बेसिक नीड्स क्या है?
फूड, हाउस, क्लॉथ्स, है ना, फूड, सेटलमेंट एंड क्लॉथ्स। इन बेसिक नीड्स को भी अगर ह्यूमन बींग फुलफिल नहीं कर पाता है, कोई पर्सन, उसको है ना फूड नहीं मिल पाए, और रहने के लिए उसको मकान नहीं मिल पाए, हाउस नहीं मिल पाए, और पहनने के लिए उसको क्लॉथ्स अवेलेबल नहीं हो, है ना, अगर किसी पर्सन को ये 3 थिंग्स अगर अवेलेबल नहीं होती है तो वो पर्सन क्या माना जाता है इंडिया में? पुअर माना जाता है। क्या माना जाता है? पुअर। तो पॉवर्टी इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन इज अनेबल टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। क्लियर? आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी हैज़ नॉट बीन सॉल्व्ड इवन टिल टुडे। देखो हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया वाज अ प्रॉस्पेरस कंट्री बिफोर द इंडिपेंडेंस। इंडिया जो है इंडिपेंडेंस से पहले बहुत ही प्रॉस्पेरस कंट्री थी, बट जो ब्रिटिशर्स जो थे वो सारा जो है हमारी जो सारी मनी है वो लेकर जा चुके थे। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, और प्रॉब्लम क्या थी? पॉवर्टी की प्रॉब्लम। क्या आई? पॉवर्टी की प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी हैज़ नॉट बीन सॉल्व्ड इवन टिल टुडे। अब जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम हमारे सामने आई थी, हमारी कंट्री को फेस करनी पड़ी, वो प्रॉब्लम अभी तक एट प्रेजेंट टाइम तक भी हमारे पास सामने खड़ी है, प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। बेनिफिट्स ऑफ द डेवलपमेंट हैव नॉट रीच्ड टू द वीक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब देखो गवर्नमेंट क्या करती है, इस पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, सॉरी इस पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है। गवर्नमेंट क्या करती है? पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, इस कंट्री से हटाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है ना, जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं। बट उस जो प्रोग्राम्स जो है गवर्नमेंट के, जो प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के, जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका बेनिफिट जो है इन लोकल पीपल तक, है ना, जो बैकवर्ड सेक्शन जो है हमारा, जो वीक सेक्शन है सोसाइटी का, वहाँ तक बेनिफिट्स नहीं पहुँच पाता, जैसा कि आप खुद जानते हैं, है ना। ये जो बेनिफिट्स है, द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट हैव नॉट रीच्ड टू द वीक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट देखें, अकॉर्डिंग टू सचिन तेंदुलकर कमेटी, एक कमेटी बनाई गई थी, सचिन तेंदुलकर कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। अकॉर्डिंग टू सुरेश तेंदुलकर कमेटी 21.92% सिटीजन्स ऑफ इंडिया वर पुअर ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2011 एंड 12। एक कमेटी बनाई सुरेश तेंदुलकर कमेटी। इस कमेटी ने जब कैलकुलेशन किया, इंडिया में पॉवर्टी का कैलकुलेशन किया, तो इस कमेटी के अकॉर्डिंग जो डेटा आया, वो डेटा ये था कि इन द ईयर ऑफ 2011 टू 2011 से 2012 के बीच में जो हमारा जो 21.92% सिटीजन्स जो है इंडिया के, वो कैसे थे? पुअर थे। दैट मीन्स जो 21.92% जो पार्ट है हमारी पॉपुलेशन का, इंडिया की जो पॉपुलेशन का 21.92% जो पार्ट है, वो अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है। कितना? 21.92% अगर इंडिया की पॉपुलेशन का पार्ट, सोचे आप कि अगर अपनी जो बेसिक नीड्स है, बेसिक नीड्स मैंने आपको बताई, फूड, सेटलमेंट एंड क्लॉथ्स, इनको भी अगर फुलफिल नहीं कर पाता है तो दैट मीन्स वो क्या होगा? पुअर होगा। और नियर बाय 1/4 पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, ये जो है एक 1/4 पार्ट के नियर बाय ही है ना, और 1/4 पार्ट हमारी इंडियन पॉपुलेशन जो है वो बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही। दैट मीन्स हमारी जो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पुअर्टी की प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम के कारण, पॉवर्टी की प्रॉब्लम के कारण, ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी नो नेशन कैन कम आउट फ्रॉम द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। इस पॉवर्टी की प्रॉब्लम के कारण, जो पॉवर्टी का जो साइकिल है ना, जो जाल बना हुआ है, उस जाल से कोई भी नेशन जो है बाहर नहीं आ पाता। क्लियर? तो पॉवर्टी की इस रीजन के कारण, पॉवर्टी का जो फैक्टर है, उस फैक्टर के कारण भी हमारी इकोनॉमी कैसी है? एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। हम जो आज जो बात कर रहे हैं, हमारी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जो है वो क्यों है, उसकी रीजन क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी को शो करते हैं कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैसी है? एक अनडेवलप्ड इकोनॉमी है ना, एक बैकवर्ड इकोनॉमी है, एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। क्लियर? नेक्स्ट फैक्टर जो हमारी इकोनॉमी को शो करता है कि हमारी इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, वो फैक्टर है एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है? एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। देखें आप, as an economy develops, its dependency on agriculture continues to decline and dependency on industry and service sector continues to increase। देखो जैसे जैसे किसी इकोनॉमी में, किसी कंट्री का जो डेवलपमेंट बढ़ता है, डेवलपमेंट का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट इंक्रीज होगा तो वहाँ क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे क्या होती है? कम होती है ना, डिक्रीज होती है। और जो पीपल जो पहले जो एग्रीकल्चर जो फार्मिंग करते थे, वो पीपल अब किधर जाने लगते हैं? हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देखे, 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देखा हमने। फर्स्ट हमने एग्रीकल्चर सेक्टर देखा, सेकंड इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा, थर्ड हमने देखा था सर्विस सेक्टर। तो जब किसी कंट्री का जो डेवलपमेंट लेवल जब इंक्रीज होगा तो लोग जो पहले जो एग्रीकल्चर करते थे, जो पहले जो फार्मिंग करते थे, वो किधर शिफ्ट होंगे? वो प्राइमरी सेक्टर से अब सेकेंडरी सेक्टर, दैट मीन्स इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की ओर शिफ्ट होने लगता है। यही होता है जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा। इंडिया में भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं हुआ। देखिए आप, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अराउंड 72% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज डिपेंडेंट। जब इंडिया में, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, जब हम इंडिपेंडेंट हुए हम, तब 72% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर।
उस टाइम में बात करूँ 1947 की, और 1947 में 72% हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पर। मैंने आपको फर्स्ट जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी ये सारी बात की थी, जब हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ी तब भी ये सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके थे। नेक्स्ट देखें, इवन टुडे 49% पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। अब देखो 1947 में भी हमारी 72% पॉपुलेशन जो है वो किस में थी, एग्रीकल्चर में। और अगर एट प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में भी हमारी नियर बाय 50% है ना, एग्जैक्ट देखा जाए तो 49% है, तो 49% पॉपुलेशन भी किस में है, इंगेज्ड, वो एग्रीकल्चर सेक्टर। दैट मीन्स आप अगर डाटा को अगर ध्यान से देखें, ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 72 से हम 49 तक ही पहुंच पाए, है ना। जो लेवल जो डिक्रीज होना चाहिए था, एग्रीकल्चर सेक्टर जो शिफ्टिंग होनी चाहिए थी, उसकी जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो प्रोसेस से हुआ, है ना। जो प्रोग्रेस हुई है बहुत स्लो प्रोग्रेस हुई है। तो डेवलपमेंट ऑन एग्रीकल्चर हैज़ डिक्लाइन इन इंडिया बट दिस रेट इज़ वेरी स्लो। डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर हैज़ डिक्लाइन इन इंडिया बट दिस रेट इज़ वेरी स्लो। देखो हमारी डिपेंडेंसी जो थी एग्रीकल्चर पर, ऐसा नहीं है कि कम हुई है, डिपेंडेंसी डिक्रीज हुई है, डिक्लाइन हुई है, बट जो इसका जो रेट जो था, है ना, जो डिक्लाइन होने की जो रेट है वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। आप आज भी देखें तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर ही करते हैं, क्या करते हैं, फार्मिंग ही करते हैं, है ना। तो ये जो रीज़न है, इस रीज़न के कारण हमारी इंडियन इकोनॉमी को क्या कहा जाता है, बैकवर्ड इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैकवर्ड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी को अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, डेमोग्राफिक फैक्टर्स। हमने जो फैक्टर्स देख रहे हैं, हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो इंडिया की इकोनॉमी को अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी कहते हैं, है ना। तो उन फैक्टर्स में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट फैक्टर है आपका डेमोग्राफिक फैक्टर। अब डेमोग्राफिक फैक्टर क्या होते हैं देखें तो वेरियस डेमोग्राफिक फैक्टर्स पोर्ट्रे इज द अंडर डेवलप्ड फॉर्म ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे जो डेटा होते हैं, जैसे सेंसस सर्वे है ना, मोर्टेलिटी रेट है, ये सारे डेटा जो है, इन सारे डेटास को क्या कहते हैं हम, डेमोग्राफिक फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बर्थ रेट इज़ वेरी हाई इन इंडिया। अब इंडिया में जो है वो बर्थ रेट जो है बहुत हाई है ना। आप जानते हैं कि पॉपुलेशन जो है कंटिन्यू राइज हो रही है इंडिया में, तो बर्थ रेट इज़ वेरी हाई इन इंडिया। मदर मोर्टिलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट, न्यूली बॉर्न चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट आल्सो रिमेन्स एट हाई लेवल। अब सोचें कि जब एजुकेशन लेवल जो है लो होगा, हेल्थ फैसिलिटी जो है लो होगी, तो पीपल जो है वहाँ पर क्या होगा, उस कंट्री में बर्थ रेट ऑब्वियसली वहाँ पर इंक्रीज होगी। तो हमारी कंट्री में सेम प्रॉब्लम है, एजुकेशन लेवल लो है। हमारी कंट्री में हेल्थ का जो सिस्टम है उसका लेवल जो है वो भी लो है। तो उसके कारण क्या होगा कि बर्थ रेट तो ऑब्वियसली हाई होगी, बर्थ रेट ऑब्वियसली हाई है ना। सेकंड देखिए, मदर मोर्टिलिटी रेट, मदर मोर्टिलिटी का रेट जो है वो भी क्या है, हाई है। रीज़न क्या है उसका कि हमारे जो मदर जो है, प्रेग्नेंट जो लेडी है, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती, है ना। आज आप देखें बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पर जो लेडीज़ जो है उनको जो मदर मोर्टिलिटी जो है, मदर जो होती है, प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती है, उनको फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती है। और उनको जब एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल की ओर ट्रांसफ़र किया जाता है ना, जब रेफ़र किया जाता है तो बीच में ही बहुत सी लेडीज़ की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो वो जो है उसको कहते हैं मदर मोर्टिलिटी रेट। क्लियर। तो ये जो इंडिया में है ये भी कैसी है, हाई है। मदर मोर्टिलिटी रेट कैसी है, हाई है। सेम एज इट इज़ चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट। अब इंडिया में जब फैसिलिटी ही नहीं है, आपके पास हेल्थ सिस्टम नहीं है, आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट भी कैसी होगी, हाई होगी। एंड सेम इट इज़ न्यूली बॉर्न चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट आल्सो रिमेन्स एट हाई लेवल। अब एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, इनकम नहीं है, तो सेम कंडीशन यही हो सकती है। एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ आल्सो वेरी हाई। ड्यूरिंग 2001 to 2011 इट वाज 17.64%। और हमारी यहाँ जो पॉपुलेशन रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो भी सबसे ज़्यादा हाई है। और अगर देखा जाए तो अगर हम विद इन 10 ईयर्स हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कितनी है, 17.64%। नियर बाय अगर बात करें 17.64% की, तो एक बड़े ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है उसके इक्वल है ना। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के इक्वल हमारी ग्रोथ रेट है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में जितनी पॉपुलेशन है उतनी जो है पॉपुलेशन हमारे यहाँ इंक्रीज हो जाती है। पूरा का पूरा एक ऑस्ट्रेलिया जो है, जो नेशन है, वो पूरा पूरा इंडिया में एक बन जाता है। क्लियर। तो ये जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो है ये भी किसको शो करते हैं, हमारे यहाँ पर किसको, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के फॉर्म।